So this is our geography first chapter, that is resource and development. So we start with the resource term. So the term resource means a stock or anything which is available in our environment which can be used to satisfy आवर नीड्स, यानी कि कुछ भी कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करे उसे हम रिसोर्स की तरह यूज़ करेंगे, चाहे वो लिविंग बीइंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो. रिसोर्सेज आर टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम यूज़ कर सकते हैं ऐसे होने चाहिए, या फिर इकोनॉमिकल ये फेसिबल यानी कि प्रॉफिटेबल होना चाहिए ऐसा रिसोर्स जिसे हमें प्रॉफिट प्राप्त हो, या फिर कल्चरली एक्सेप्टेबल और कल्चरली हमें एक्सेप्टेबल होना चाहिए. क्लासिफिकेशन देखेंगे हम रिसोर्स का. क्लासिफिकेशन mainly it is divided in two parts, that is natural and human. First natural category में आता है and second human category. The natural is also divided in two categories, that is renewable and non renewable. And renewable resources वो resources होते हैं जिनको हम फिर से renew करके फिर से recycle करके use कर सकते हैं, और non renewable resources वो resources होते हैं जिनको हम use नहीं कर सकते, यानी कि recycle नहीं कर सकते हैं. Renewable energy resources also divided in two parts, that is continuous flow and biological. Continuous flow यानी कि वो ऐसे resource होते हैं जो continuously flow करते रहते हैं, that is wind और water. That is physical or environmental resource, we can say that. And in biological, that is there is also two type, wildlife and natural vegetation. In human we can see the structure and the institution. Human यानी कि made up of by humans, जो कि humans बनाते हैं ऐसे रिसोर्स जिनमें हम ह्यूमन की हेल्प लेके यूज़ कर सकते हैं, ऐसे कि फर्स्ट स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन यानी कि बिल्डिंग्स हो सकती हैं, यानी कि स्कूल घर हम यूज़ कर सकते हैं एज अ रिसोर्स. सेकेंड इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, जो कि क्वालिटी में होने चाहिए और क्वांटिटी भी उनकी ज़्यादा होनी चाहिए. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में रिसाइकलेबल रिसोर्स होते हैं, जो यानी कि मेटल्स जिनको हम रिसाइकिल करके डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर लेते हैं. एंड नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनको हम फिर से रिसाइकिल करके यूज़ नहीं कर सकते, वो वेस्ट हो जाते हैं, दैट इज़ फॉसिल फ्यूल. There are many type of classification given in the book. The first one is classification of resources on the basis of origin, यानी कि उसकी उत्पत्ति के आधार पर कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है रिसोर्सेज को. फर्स्ट इज़ बायोटिक एंड सेकंड इज़ एबायोटिक. बायोटिक यानी कि ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बायोस्फीयर, दैट इज़ प्लांट एंड एनिमल, यानी कि हम अपनी अर्थ से क्या क्या एज अ रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं. अर्थ हमें क्या देती है, फर्स्ट प्लांट और एनिमल, और एनीथिंग प्रोड्यूस बाय द प्लांट और एनिमल, यानी कि एनिमल और प्लांट के कोई भी प्रोडक्ट भी हमारे रिसोर्स ही कहलाते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, एग्रीकल्चरल क्रॉप, फिशरी, एनिमल प्रोडक्ट जिसको हम लाइफ स्टॉक्स भी कहते हैं. सेकेंड इज़ एबायोटिक, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसे रिसोर्सेज जो कि हमें नॉन लिविंग थिंग्स से मिलते हैं, लाइक वैल्यूएबल रॉक्स, soil, different type of soil, minerals, etc. One another classification is on the basis of exhaustibility. First is renewable resource and second is non-renewable resource. रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम रीप्रोड्यूस कर सकते हैं, रीजनरेट कर सकते हैं, या फिर रीसाइकिल कर सकते हैं यूज़ करने के लिए, और ये क्या होते हैं, नॉन एग्जॉस्टिबल होते हैं, यानी कि ये कभी ख़त्म होने वाले रिसोर्स नहीं होते हैं. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि एग्जॉस्टेबल होते हैं, यानी कि वो एक बार यूज़ कर लेते हैं फिर वो ख़त्म हो जाते हैं, और टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम इन फॉर्मेशन, और ये बहुत लंबा टाइम लेते हैं अपने फॉर्मेशन के लिए. वंस यूज लॉस्ट फॉर एवर, अगर हम इसको एक बार यूज़ करते हैं तो ये फिर हमें हमारी यूज़ के लायक नहीं रह जाते हैं. रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जांपल्स हैं सोलर एनर्जी जिनको हम बार बार प्रोड्यूस कर सकते हैं, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो पावर यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का जनरेट करते हैं हम वाटर के थ्रू, हाइड्रो मीन्स वाटर, बायोमास एनर्जी. सेकेंड इज़
नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जांपल हैं कोल, ऑयल, गैस, जो कि बहुत टाइम टेकिंग है, बहुत साल लगते हैं इनके फॉर्मेशन में, और इसलिए ये एग्जॉस्टेबल है और फिर से हम इनको रिप्रोड्यूस या रीजनरेट नहीं कर सकते. एंड द थर्ड क्लासिफिकेशन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. देयर आर 4 टाइप्स इन द ओनरशिप में. 4 कैटेगरीज की ओनरशिप है. फर्स्ट इज़ इंडिविजुअल रिसोर्सेज, दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इंडिविजुअल, जो किसी एक व्यक्ति का होता है, लाइक लैंड, फार्म, हाउस. जैसे कि कोई फार्म है या फिर घर है, कोई लैंड है, वो किसी एक पर्टिकुलर इंसान का होता है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का होता है, तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया. सेकेंड वन इज़ कम्युनिटी रिसोर्स, ओन्ड बाय कम्युनिटी, यानी कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, यानी कि एक कॉलोनी में लोग कितने रह रहे हैं, उस कॉलोनी का पार्क उनका होता है. या फिर विलेज पॉन्ड, उस विलेज में रहने वाले सारे लोगों का पॉन्ड उनका होता है. थर्ड वन इज़ नेशनल रिसोर्स, इज़ बिलोंग टू द नेशन. ये नेशनल रिसोर्स जो है वो नेशन की प्रॉपर्टी होती है, लाइक रेलवे पूरी तरह से जो होती है नेशनल कैपिटल, नेशनल स्टॉक होती है, कैनाल्स, रोड, जो कि नेशन के अंडर आते हैं. फोर्थ वन इज़ इंटरनेशनल रिसोर्स, द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेज. कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना हक जताती हैं इन रिसोर्सेज पे. फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, यानी कि किसी भी कंट्री का जो कोस्ट लाइन होता है उसके 200 किलोमीटर तक वो कंट्री अपना क्लेम कर सकती है अपने एक्सक्लूसिव राइट के लिए, और 200 के बाद वो इंटरनेशनल प्रॉपर्टी बन जाता है. Another classification is on the basis of status development. First is potential resource, second is developed resource, third is stock resource, and fourth one is reserve resource. Now we can see potential resource. The man is aware of the existence of resources, but for certain reason has not exploit it. पोटेंशियल रिसोर्स मीन्स कि वो रिसोर्सेज होते हैं जिनके बारे में हमने पता तो लगा लिया है, लेकिन अभी तक हम उस तक पहुंच नहीं पाए हैं या फिर हम उसको यूज़ नहीं कर पाए हैं ड्यू टू सम रीजंस. उसके एग्जांपल्स हैं विंड एंड सोलर एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान, जहाँ पे पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है विंड एनर्जी की, लेकिन हम उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार यूज़ नहीं कर पाते हैं. सेकेंड वन इज़ developed resources are already surveyed and their quality and quantity are determined for utilization. Developed resource वो हैं जो कि हमने पता लगा लिए हैं, उनकी क्वालिटी पता कर ली है, उनकी क्वांटिटी पता कर ली है और हम यूज़ भी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में. उनके एग्जांपल हैं लाइक कोल माइंस हमने पता कर लिए, इन आयरन फील्ड्स पता कर लिए इंडिया में, और उनकी क्वालिटी क्वांटिटी कैसी है वो सब पता कर लिए और उनको प्रेजेंटली हम यूज़ भी कर रहे हैं. थर्ड वन इज़ स्टॉक रिसोर्स, दे आर फुलफिल्ड ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स बट नॉट एक्सेसिबल. स्टॉक रिसोर्स वो रिसोर्स हैं जो कि ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल तो कर सकते हैं कम्प्लीटली, बट एक्सेसिबल नहीं है, यानी कि ह्यूमन की पहुंच से बहुत दूर हैं, लाइक कोल, ऑयल, गैस, यूरेनियम फील्ड्स. बहुत सारी ऐसे इंडिया में और वर्ल्ड में फील्ड्स हैं जिनका पता अभी तक नहीं लग पाया है. एंड फोर्थ वन इज़ रिज़र्व फॉर द फ्यूचर रिक्वायरमेंट. कुछ ऐसे रिज़र्व्स हैं जिनको छोड़ दिया गया है हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए, जिसको हम दूसरे टर्म में सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कहते हैं. कि हम रिसोर्सेज यूज़ तो करते हैं लेकिन हमारी फ्यूचर नीड्स को, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को ध्यान में रखकर यूज़ करते हैं. और इसका एग्जांपल है फॉरेस्ट रिज़र्व इन अरुणाचल प्रदेश, यानी कि उसमें बहुत सारे हमें स्टॉक या रिसोर्सेज मिल सकते हैं, इसलिए हमने अपनी फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए उनको छोड़ रखा है. As I use the term sustainable development, so you have to understand what is sustainable development exactly is. The sustainable development means development should take place without damaging the environment. Sustainable development वो development होता है जिसमें हम development तो करते हैं बट हम अपने
इन्वायरमेंट को ध्यान में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रिकॉशन को ध्यान में रख के करते हैं ताकि इन्वायरमेंट को कोई डैमेज ना हो। एंड डेवलपमेंट इन प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और हम डेवलपमेंट करते टाइम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल रहें, हम उनको पूरा एक्सप्लॉइट ना करें, उनकी नीड, फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी ध्यान में रख के हमें डेवलपमेंट करना होता है।